अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत की अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू। तालिबान के कुछ कमांडर्स भारत के हाथों में खेलने लगे। BLA को एक बार फिर मुनज़्ज़म करने की मनसूबाबंदी शुरू। दूसरी जानिब DGISPR का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कहा भारत व इसराइल है न पाकिस्तान फलस्तीन। उकसाया गया तो रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के गुब्बारे से हवा निकल गई। इरफान सदीकी कहते हैं मुज़ाकरात और पेशकशों का वक्त गुजर चुके। दूसरी जानिब PTI तहरीक अदम एतमाद की धमकी देकर खुद ही मुकर गई। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे गाजा में जारी सरहूनी जारियत पर। गाजा की पट्टी को 3 हिस्सों में तकसीम करने का नापाक मंसूबा। इसराइली नक्शा मंजर-ए-आम पर आ गया। दूसरी जानिब कतर और मिस्र की जानिब से एक बार फिर हमास और इसराइल में जंगबंदी की कोशिश की गई है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। कैसी हैं सायरा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। अच्छा बुखारी साहब, इस जंग में भारत को जिस कदर जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना हुआ है वो किसी से ढके छुपी तो नहीं है। अब इस जिल्लत को, इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उन्होंने BLA और अफगान तालिबान के जरिए प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी है, उसकी मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। तो इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान के 2 मसाइल हैं, बड़े मसाइल जिसको मैं समझता हूँ। एक तो ये कि नंबर गेम में वो दावा करते थे हम सबसे आगे हैं, अपनी फ़ौज और अपनी इक्विपमेंट के ऊपर उतराते थे। मोदी जब भी बात करते थे जी। तो ये समझते थे कि सामने जो उनका मुखातब है वो एक कोई छोटी सी एंटिटी है, वो जब चाहेंगे वहाँ चढ़ दौड़ेंगे और अपने मकासद हासिल कर लेंगे। वो जो जवाब उनको मिला है, जो शर्मिंदगी और जो नदामत उनको उठानी पड़ी है फ़ौजी महाज पे, उसके बाद अब उनकी कोशिश है ये कि इसका बदला कैसे लिया जाए। अब उसके लिए जो रास्ता उन्होंने अपनाया है वो शर्मनाक भी है, वो ज़िल्लत आमेज़ भी है, लेकिन वो हिंदुस्तान से आप इसी किस्म की तवक्को रख सकते हैं। जो मंजरनामा मैं देख रहा हूँ इस वक्त, जो सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि भारत, अफ़गानिस्तान और इसराइल एक इत्तेहाद सलासा की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। इन तीनों में क्या चीज़ मुश्तरक है? जी, पाकिस्तान दुश्मनी तो चलिए एक है सो है, लेकिन जो मुसलमान दुश्मनी है भारत और इसराइल की, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुझे हैरत है इस बात पर कि वो अफ़गानिस्तान जो इस्लाम का इतना बड़ा लंबरदार बनता है, उसकी क़यादत या उसकी क़यादत का कुछ हिस्सा, या जिस तरह कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अब 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप प्रो पाकिस्तान है, एक ग्रुप प्रो भारत है। जो प्रो भारत ग्रुप है उनको तो शर्मसार होना चाहिए इस हरकत पर कि वो किसी भी रंग में, किसी भी सूरत में भारत का साथ दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? देखिए, एक खौफनाक सिनारियो ये है कि हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की पाकिस्तान को ब्लीड कराने की थ्रू बलूचिस्तान। जी, बलूचिस्तान में उसकी कनाइवेंस, उसकी सपोर्ट, उसकी माली इमदाद, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। BLA उसकी प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं वहाँ। ये इस जंग से पहले भी साबित शुदा था, ये आज भी साबित शुदा है। भारत की लीडरशिप का शायद ख्याल ये है कि अगर वो मुनज़्ज़म करें, जो आपने कहा मुनज़्ज़म करना, तो मेरे ख्याल से शायद दूसरे होगा, क्योंकि वो तो पहले ही उनके हाथों में यानी एक तरह का टूल और एक तरह का हथियार बने हुए हैं। उसको स्ट्रेंथन करना, उसको रीआर्म करना, उसको रीग्रुप करना जो है, वो उसका खेल जो है वो भारत ने शुरू कर रखा है। हमारे पास इसकी क्या एविडेंस है? हमारे पास इसकी एविडेंस ये है कि एक साहब है जो जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग चल रही थी, इब्राहिम सदर उनका नाम है जी। तो उस दौरान वो भाग के जाके ईरान में पनाह ले ली थी उन्होंने। वो 19 बरस तक वहाँ रहे हैं और उसके बाद अब अफ़गानिस्तान वापस आए थे। 7 मई को मौसूफ भारत शिफ्ट हो गए थे जी, और अब तक वहीं पर हैं। ज़रा इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ झांक लेते हैं। आपको याद है एक कलबूसन नामी शख्स हमारे पास है जो भारतीय नेवी का एक्टिव कमांडर था। इब्राहिम सदर के उनके साथ रवाबत जो है उसके बारे में कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। ये वहाँ पर उसके टूल के तौर पर कह लीजिए, उसके प्रॉक्सी के तौर पर कह लीजिए, उसके एजेंट के तौर पर कह लीजिए, ये कोलैबोरेट करते रहे हैं। अब दूसरी हरकत भारत ने ये की है कि ये फितनतुल खवारिज जिन्हें हम कहते हैं, उनके एक लीडर हैं एहसानुल्लाह एहसान, जो आपको याद होगा पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया था उन्हें, और वो जेल से किसी न किसी साजिश के तहत फ़रार हो गए थे।
उनके नाम से अब आर्टिकल छपवाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की एक वेबसाइट है द वायर, उसके जो लीडर हैं उनका भला तो नहीं कहना चाहिए, उनका नाम है तकिया शर्मा, जो आरएसएस के लीडर हैं। आरएसएस की फंडिंग से वो वेबसाइट चलती है, वहाँ आर्टिकल उनके छुपवाए जा रहे हैं। ये भी एक घटिया हरकत है, इसलिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो आर्टिकल उन्होंने ही लिखे हों। जैसा मैंने कहा कि भारत खुद लिख के उनके नाम से आर्टिकल छाप रहा है और मौसूफ को कोई एतराज़ नहीं है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि अफ़गानिस्तान जो इस्लाम का इतना बड़ा लंबरदार है, वो इतने बड़े दो कातलों का, मुसलमानों के कातलों का साथ देने पर कैसे आमादा हुआ है। मोदी कश्मीर में क्या कर रहे हैं, मोदी हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं जहां मुसलमान बसते हैं 22 करोड़ 24 करोड़ के करीब, और नेतन्याहू गज़ा में क्या कर रहे हैं, लेबनान में क्या कर रहे हैं, शाम में क्या कर रहे हैं, यमन में क्या कर रहे हैं, ईरान के ख़िलाफ़ क्या करना चाहते हैं। ऐसे कातलों और जलील लोगों के साथ एक इस्लामी मुल्क के लोगों का साथ देना, उनके टूल के तौर पे इस्तेमाल होना मेरे लिए हैरान कुन है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मोदी जैसे, यानी हिंदुस्तान के जो लीडर हैं अपने आप को कहते हैं, अगर हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं तो ये खंजर भी मेरे आजमाए हुए हैं। न तलवार उठेगी न खंजर उठेगा, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा कि एक तवील अरसे तक, चाहे वो अशरफ गनी की हुकूमत थी, चाहे वो हामिद कारज़ई की हुकूमत थी, स्पिन बॉल्दक के इलाके में रॉ और एनडीएस मिलके कई मरतबा उनको CIA की भी सपोर्ट हासिल रही है उसमें। अच्छा। वो वहाँ पर फरारी कैंप्स चलाते रहे हैं जिनमें दहशतगर्दों को ट्रेन करके चमन के रास्ते बलूचिस्तान में और काबुल के रास्ते, यानी जो हमारा बॉर्डर है लंडी कोतल, इसके साथ जो दर्रे हैं जो अनमैन्ड थे उस वक्त, उनके ज़रिए पाकिस्तान में यानी इन्फिल्ट्रेटर भेजते रहे हैं। ये साबित शुदा चीज़ है, इसका इकरार भी कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हरकत नई नहीं है, लेकिन ये अब इसको रीस्ट्रेंथन कर रहे हैं जी। तो भारत से तो हमें कभी खैरियत की उम्मीद हुई नहीं, लेकिन ये अफ़गानिस्तान जिसके लिए हमारी कुर्बानियाँ और हमारा कंट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर तो पर्दा डाला ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। हमने क्या क्या कुछ सहा और बर्दाश्त किया है अफ़गानिस्तान के लिए। हमने उनकी आज़ादी, उनकी हुकूमत के क़याम के लिए क्या कुछ किया है। लोग भूल जाएं तो अलग बात है, लेकिन दोहा में जो मुज़ाकरात हुए थे जिसके नतीजे में तालिबान की हुकूमत कायम हुई, वो किसने ऑर्गेनाइज़ किए थे, वहाँ तक बात किसने पहुँचाई थी। एनीवे, जैसा मैंने कहा कि ये पूरा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, एक अंसर है, एक हिस्सा है जो प्रो भारत हैं, और मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों मुसलमान होने के नाते उनको शर्मसार नहीं होना चाहिए अपनी एग्जैक्टली। बुखारी साहब, मेरा भी यही सवाल है कि भारत अगर अलायंस बनाता है इसराइल और अफगानिस्तान के साथ, तो उसकी तो समझ आती है कि वो आइसोलेट हो चुका है, दुनिया में कहीं भी उसके मौक़िफ़ को तायीद नहीं मिली। तो अफगान तालिबान या अफगान लीडर्स इस तरह क्यों कर रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि दो ग्रुप हैं, एक वो है जो पाकिस्तान का साथ देता है जी, एक वो ग्रुप है जो भारत के हाथों में खेलता है। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता था यहाँ पर, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं। तो जो उनके लीडर हैं इस वक्त, जो सबसे बड़े लीडर हैबत खान जो हैं, उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो हैं भारत के साथ। क्या वजह है इसकी, ये तो मैं इस वक्त नहीं होगा, वरना इसको बड़ी तफसील के साथ बयान किया जा सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ ने कहा था, जिस तरह हमारी हुकूमत ने कहा था कि अब हमने ये जंग तो जीत ली है भारत के ख़िलाफ़, दूसरी जंग का आगाज़ हो रहा है, सफारती जंग का, वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा था कि अब हम उन दहशतगर्दों के घरों तक पहुँचेंगे, वो जिनके बारे में कहा था कि ये 1500 दहशतगर्द हमसे बलूचिस्तान नहीं छीन सकते, उनके ख़िलाफ़ बहुत खौफनाक ऑपरेशन होगा और बहुत जल्द होगा। जी, आज भी ऑपरेशन हुआ है जनाब। ये आज की कार्रवाई सुन लीजिएगा, जल्दी से मुख्तसरन हम बयान कर देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 अलग कार्रवाइयाँ। अवरान के इलाके गुशकोर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें 3 भारतीय एजेंसियों की जानिब से स्पॉन्सर किए गए दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। ये मैंने कहा ना था, भारत जो कुछ कर रहा है वहाँ पर। 2 भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द जख्मी हुए हैं। तुर्बत में कार्रवाई दहशतगर्द रहनुमा साबरुल्ला और अमजद उर्फ बिच्छू
बिच्छू या बच्चू जो भी है वो हलाक हो गए हैं। मारे गए दहशतगर्दों से असला बारूद और बर्दी मवाद जो है हासिल किए। तो कहने का मतलब ये है कि जो वादा किया था आर्मी चीफ ने, जो फैसला किया था हुकूमत पाकिस्तान ने, उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। तो अब देखते हैं कि इनकी औकात कितनी है, ये कितनी देर तक लास्ट करेंगे। अगर फोकस्ड ऑपरेशन है तो इनकी बीज कनी करना जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में भी है और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। Stay with us. अच्छा बुखारी साहब, जैसे अभी आपने कहा कि दो ग्रुप्स हैं, एक वो जो कि प्रो पाकिस्तान है, एक एंटी पाकिस्तान है, तो इसमें ऑब्वियसली आई एक्सपेक्ट कि अफगान जो हुकूमत है वो प्रो पाकिस्तान होगी, तो उसको अपना क्या रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, हम तवक्को कर रहे हैं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। यस, इसलिए कि इनको मुसीबत के वक्त में भारत बचाने नहीं आएगा। डेफिनेटली इनकी पाकिस्तान जो है वो इनकी लाइफ लाइन है। आपको मैं सच कहूँ तो इस वक्त लैंडलॉक अफ़गानिस्तान का जो कुछ भी दारोमदार चल रहा है, कारोबार चल रहा है, वो पाकिस्तान उसकी बुनियादी वजह है। अगर हम यहाँ से शटअप कर दें सारा कुछ, तो कितने दिन सिसकियाँ लेगा अफ़गानिस्तान, ये उसकी अफ़गानिस्तान की लीडरशिप को ज़रूर तय करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान हर डिप्लोमेटिक कोशिश करता है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाए। अभी एक मौका और है। हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो है वो चीन के दौरे पर आज पहुंच गए हैं वहाँ। वो चीन के साथ एक तो पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से, और ख़ास तौर से जो जंग हुई है भारत के साथ, चूँकि जो चीन का बॉर्डर है भारत के साथ, अरुणाचल प्रदेश जिसे कहते हैं वो रीनेम कर दिया है चाइना ने, तो जिसको कहते हैं कि एक धमकी उस तरफ से भी भारत को मिल गई है कि तैयार रहें। दूसरा, पानी बंद करने के हवाले से एक बात हमने इसी तरह से सुनी थी बाज़गश्त, वो बड़ी खौफनाक है कि ब्रह्मपुत्रा जो बहुत बड़ा दरिया है हिंदुस्तान का, वो चीन से आता है। जी, अगर ये हक भारत अपना इस्तेमाल करता है कह के कि ये मेरा हक है कि मैं पानी रोक लूँ, तो पानी तो फिर और बहुत जगह भी रुकेगा। हम रोकने देंगे कि नहीं रोकने देंगे, ये एक अलग बात है। अब आ जाइए जनाब सफारती जंग की तरफ पलटते हैं। देखिए, एक तो उन्होंने अपनी जमात की और कांग्रेस जमात की कुछ टीम में बाहर भेजी हैं, जी जी, जिससे पहले हम ऐलान कर चुके थे कि हम भी अपने बिलावल भुट्टो की सरकर्दगी में टीम को भेजेंगे जो यूरोप और अमेरिका के ममालिक में जाएगी। सफारती महाज पर हिंदुस्तान ये जंग हार चुका है, और ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ और सबूत के तौर पे गुजारिशात सुनिए मेरी। पहली बात तो ये कि जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था और हमने ये मौका इख्तियार किया था कि आप इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स से इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, अगर हम पर इल्ज़ाम आएगा हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान ने हमारी ये बात नहीं मानी और हम ये मौक़िफ़ लेके अपने दोस्तों तक खुद भी पहुँचे और कुछ लोग हम तक पहुँचे और सब ने हमारे बयानिए को तस्लीम किया। जी बिल्कुल। देखिए, एक सान्या हुआ है, अभी तो उसकी FIR जो आधा घंटा दूर जो पुलिस स्टेशन है, अभी तो वो नहीं पहुंचे। 1.5 घंटे तक लाशें तड़पती रही हैं, वहां कोई नहीं आया, इसलिए कि मोदी ने 2 दिन पहले वहां से सिक्योरिटी हटा ली थी जी। उस FIR में जो 10 मिनट में लिखी भी गई और पाकिस्तान का नाम भी ले लिया गया, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए भारत के पास कोई जवाब नहीं है। अब इस वाक़े को तकरीबन 20 दिन होने वाले हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके वो पाकिस्तान के मुलव्वस होने का। इसलिए ये जंग हमने पार्शियली तो जीती हुई है। बिल्कुल। दूसरा हिस्सा इसका था कि ये जो जंग हुई, इसमें भारत के जो बुलंद बांग दावे थे उनका भुरकस कैसे निकला है। हम बाहर की बातें छोड़ देते हैं, आप ये देखें कि हिंदुस्तान में उनका मीडिया, उनके साबिक जर्नैल, उनके मुखालिफ लीडर क्या कह रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी के लिए आंखें खोलना, जवाब देना तो तसव्वुर ही ना करें ना, आंखें में नहीं खोलते, वो आंखें बंद करके पार्लियामेंट के इजलास में बैठे रहते हैं और मीडिया के सामने जाके जिस किस्म की हड़बौंगा हाँकते हैं, पूरी दुनिया उसको समझ रही है। जो सबसे बड़ा नुकसान मोदी का सफारती महाज पे हुआ है वो ये कि कश्मीर, जिसको वो ये कह के कोल्ड स्टोरेज में डाल देता था कि ये हमारा बाहमी मसला है, हम जब बैठेंगे तो तय कर लेंगे, वो आज दुनिया का प्रॉब्लम नंबर 1 बन गया है आफ्टर गजा जी। ठीक है जी। इसका सबूत क्या है? अब आ जाइए जनाब, चलते हैं हम उस कमेटी की तरफ जिसने एक रिपोर्ट दी है और वो इतनी खौफनाक रिपोर्ट है
कि उसके बाद भारत के पास मुंह छुपाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ये देखिए जनाब, ये है, और मैं ये बयान इसलिए तफसील से करना चाहता हूँ ताकि हमारे नाज़रीन भी समझ सके, और ये मैसेज जो है दैट शुड गो अक्रॉस टू इंडिया। इसके पाकिस्तान खुद से ये सब नहीं कह रहा, इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल मीडिया। करेक्ट, आप मीडिया की तो बात हम तफसील से बाद में करते हैं, पहले आ जाइए लंदन। देखिए बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जो ये कश्मीर का अनफिनिश एजेंडा छोड़ के यहाँ से गया था 1947 में, ठीक है। मैं समझता हूँ कि उसको अनफिनिश छोड़ के जाना बहुत बड़ी ज्यादती थी कश्मीर के लोगों के साथ उस वक्त, क्योंकि वो डिमार्केशन लाइन अगर पूरी हो जाती, लद्दाख से आगे चली जाती, तो शायद कहानी मुख्तलिफ होती। एनीवे, उस बरतानिया की जो पार्लियामेंट है उसकी एक खारजा अमूर की कमेटी है जिसने तहकीकात के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की है पार्लियामेंट में। अगर आप उसके कंटेंट पढ़ ले तो मेरे ख्याल है मोदी को तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए या डूब मरना चाहिए कम से कम। डेफिनेटली। क्यों कह रहा हूँ वो ये कहते हैं कि इस रिपोर्ट में उन्होंने खबरदार किया है कि तनाज़ा कश्मीर एक एटमी जंग में बदल सकता है अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौरी तौर पर बाज़ाब्ता बामकसद मुज़ाकरात शुरू ना हुए। यानी कश्मीर के मुद्दे को लेके वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर पाकिस्तान इंडिया को बातचीत का आगाज़ करना चाहिए। और वो अपनी हुकूमत से क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर भी ये लाजम है कि आप न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के ऊपर दबाव डालें कि खुदा के लिए इस इशू को बैठ के तय करें। जी, ये मोदी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, आप इसका तस्वुर नहीं कर सकते। वो यानी बरतानिया के साथ अब उनको ताल्लुकात की नौयत क्या होगी वो तो बाद में देखेंगे। आगे सुनिए, इसमें बहुत खौफनाकियाँ हैं। जी। रिपोर्ट में भारत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मुसलसल नज़रअंदाज करने, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पायमाली और इलाके की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने पर शदीद तशवीश का इज़हार किया गया है। अब वो 5 अगस्त 2019 का जो एक्ट था उनका टू रिवोक आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 15A, उसके ऊपर भी भारतीय पार्लियामेंट कह रही है और उसकी कमेटी कह रही है, उसकी रिपोर्ट कह रही है कि ये वो इकदाम हैं जिसने सूरत हाल को खौफनाक बना दिया है और इट कैन कन्वर्ट इनटू एन एटॉमिक वॉर। ठीक हो गया जी। आगे देखिए, वो कहते हैं कि खित्ते में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए, दोनों फरीकैन को बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन की रसाई की इजाज़त देने पर आमादा किया जाए। बरतानवी हुकूमत को चाहिए कि वो कश्मीर के महाजरीन की आवाज़ सुने और उनके तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करे। यहाँ थोड़ा सा रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और रेगुलर बॉर्डर के ऊपर मुबस्सरीन तैनात किए गए थे। जी। करें हिस्ट्री रिकॉल कि किसने उनको मुल्क से वापस भेजा? भारत ने। इंडिया ने उन मुबस्सरीन को कहा कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, इसलिए कि हर रोज़ जो वाक़यात वहाँ उनकी फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रहे थे उससे पता चलता था कि यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान की हेजमनी जो है वो कबूल नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने इंटरनेशनल टूरिस्ट को मकबूजा कश्मीर में जाने से रोक दिया। किसी मीडिया के बंदे को आप इजाज़त नहीं देते हैं आज तक भी कि वहाँ जाएं, इसलिए कि हुकूमत हिंद वहाँ बिल्कुल एक मुजरिम की हैसियत से देखी जाती है और हर अगला लम्हा जो है वो उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है। ठीक हो गया जी। तो मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है, अच्छा बुखारी साहब, मज़े की बात यह है कि इस रिपोर्ट ने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है आज़ाद कश्मीर का और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का, लेकिन उनके जो टिल्ट है, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मोस्टली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे हैं। तो ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ, डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि लंदन जैसी एक जो है वो इस बात को तस्लीम कर रहा है। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ आपसे, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मीडिया वॉर, डिप्लोमेटिक वॉर और अस्करी वॉर, ये तो हिंदुस्तान हार चुका है। अब खिफत मटाने के लिए बगलें झांकी जा रही हैं जी। मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि हम तो दुश्मन हैं, हम जो कहें शायद उसको ना माने कोई भारत में, लेकिन भारत के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको तो सुने, उनको तो सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। यू हैव नो चॉइस। देखिए ना, राहुल गांधी ने सवाल पूछा जो वज़ीर ख़ारिजा शंकर कि भाई साहब ज़रा बता दो कितने जहाज़ गए हमारे। वो जवाब उन्होंने कई दिन नहीं दिया, फिर उन्होंने दोहराया अपना सवाल कि मैं इंतजार में हूँ, भाई जवाब तो दें। अब आप मुझे बताइए जवाब वो क्या दें? राफेल ने मान लिया कि हाँ जहाज गिरा, इंटरनेशनल दुनिया ने मान लिया कि हाँ, आप जरा मीडिया रिपोर्ट उठा के देखिए, न्यूयॉर्क टाइम की, वाशिंगटन पोस्ट की, द गार्डियन की, द टेलीग्राफ की, उन सब में ये तस्लीम शुदा है कि भारत के 6 जहाज जो हैं वो गिराए गए और उनमें 3 राफेल थे। क्या छोड़ा मोदी ने फ्रांस के हाथ
क्या छोड़ा उसने रफेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ और अब बगलें बजा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी सूरत हाल का अगर आप जायज़ा लें तो हिंदुस्तान इज़ ऑन द डिफेंसिव, ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट, ऑन मीडिया फ्रंट, और इंडिया इज़ डिफीटेड एज फार एज मिलिट्री वेंचर इज कंसर्न। जी बुखारी साहब, मुझे लगता है वो इंडियन जर्नलिस्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया इज फाइटिंग 2.5 फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना एंड हाफ अगेंस्ट इट्स ओन पीपल। तो हमने उसे क्या कहना है, उसको तो अपनी ही आवाम जो है वो उसको उसी का सामना नहीं वो कर सकता। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे पीटीआई में कुछ अजीबो गरीब किस्म की अफवाहें उठ रही हैं उस पर। स्टे विद अस। अच्छा बुखारी साहब, पीटीआई में बड़ी अजीबो गरीब सी कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, कोई कह रहा है ये सब झूठ है, कोई कह रहा है मुज़ाकरात करेंगे, कोई कह रहा है मुज़ाकरात करना ही नहीं है। तो ये क्या चल रहा है? चचा गालिब ने कहा था तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। इनकी किसी बात का कोई एतबार नहीं है। ये जो मुंह में आता है कह देते हैं, ना उसका कॉन्टेक्स्ट वाजे होता है, ना उनको पीछे की बात याद रहती है, ना वो आने वाले वक्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे इसकी कोई इदराक रहता है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। देखिए पीटीआई के लीडर जो हैं वो बगैर सोचे समझे जाली दावे करने के आदी हैं। सो इसका गिला न करें उनसे, वो उनको आदत उनको सिखाई गया है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? असद कैसर वो किस सिद्क दिली से और संजीदगी से फरमा रहे थे कि स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो अदम एतमाद हमने रोक के इसलिए थी कि जंग शुरू हो गई, वरना तो अब तक हो गई होती और जो ही अब वक्त हो आएगा तो हम ये कर देंगे। बेस्टर गौर कहता है ये क्या बात कर रहे हैं, ये हमें तो कोई पता नहीं है। ये वो यार खुदा के वास्ते सीरियस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं आप, ये क्या तमाशा लगाते हैं आप रोज़ मीडिया के सामने? शिबली फराज सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कह के भूल जाते हैं। अरे क्या हो रहा है, ये तमाशा है ये। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अकल के अंधों को ये भी नहीं मालूम कि उनके पास उतने अरकान नहीं हैं जिससे वो इस किस्म की तहरीक को कामयाब बनवा सकते हैं। 84 एमएनएज आपके पास हैं, 342 का हाउस है, ठीक है जी। अच्छा जी, आपको तवक्का किन पर थी कि जी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे, हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी चलाएंगे और इसको घर भेज देंगे, छुट्टी कर देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब जिनकी बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल हो जाती है अगर आप उनके साथ सीरियस रहते, एक लीडर उनके खिलाफ बयान दे रहा है, दूसरा लीडर उनके हक में कह रहा है, तीसरा फिर खिलाफ बयान दे रहा है। अलीमीन गंडापुर साहब की ज़बान वैसे काबू में नहीं है, आपने देखा अल्टीमेटली उनका थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, आपके साथ हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता। हुआ नहीं है, ये इसलिए हुआ कि उनके लीडर्स को ये पता ही नहीं होता कि किस्मत क्या कहना है, ठीक है। अच्छा, या ये हो सकता है कि नून लीग में बगावत हो गई है, आधे अरकान ने इनको यकीन दिला दिया कि आपके साथ है, या फिर पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद खत्म हो गया। वो पापा कुछ भी तो ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आप कैसे लाएंगे तहरीक अदम एतमाद और कैसे उसको पास कराएंगे? ये ना इनको एक ही चीज़ बानी ने समझाई है, वो यह कि जो मर्जी दरफुंतनी छोड़ो, जो मर्जी बोंगी मारो, बस मीडिया में रहना चाहिए। और इसमें वो बहुत कामयाब है। वो चाहे सोशल मीडिया है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनकी दरफुंतनियों का अगर मैं अहाता करने लगूँ तो उन्होंने इक़्तिदार से निकलने के बाद ख़ास तौर से और उससे पहले के 4 साल भी अमूमन सिवाय बोंगियाँ और दरफुंतनियाँ छोड़ने के किया कुछ नहीं है जी। अगर कुछ किया होता तो लोगों को याद भी रहता ना, आज आपके क्रेडिट पर होता वो। उस वक्त आपने सिर्फ ये किया छोड़ूंगा नहीं, जेलें भर दूंगा, मुकदमे बनाओ इनके ऊपर, चाहे नाजायज़ बनाओ, तो फिर आप देख लें कहाँ खड़े हैं। फिर आपकी मजबूरी क्या हुई कि आपने आके कौम को बताया 4.5 साल, पौने 4 साल मैं तो डमी था, मैं तो तमाशा देख रहा था, मुल्क तो फलां चला रहा था, फलां चला रहा था। और अल्लाह के वास्ते कभी तो अकल से काम ले लिया करें आप। एनीवे, हैविंग सेड दैट, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत के साथ सीज फायर की बात कर रहे हैं, पहले पार्टी के अंदर तो सीज फायर कर लें। वो कह रहे हैं कि लीमा एमएनएस कह रहे हैं लीमा खान साहिबा एहतजाज की जो है वो चाहे लीड करें उसको, लेकिन वर्कर्स और पार्टी की आदत सिर्फ ओहदेदारों के कहने पर बाहर आएगी। देखिए ये भी, इसमें भी आधा झूठ है। देखिए अच्छा। 4 मरतबा एहतजाज की कॉल दी गई, जिसमें सबसे बड़ी कॉल ये थी कि ईद के बाद अडयाला जेल के बाहर बहुत बड़ा एहतजाज होगा, याद होगा आपको जी। 4 बंदे नहीं निकले, कहा था काफिले चलेंगे पंजाब से, कोई काफिला नहीं चला। क्यों? इसलिए कि उसकी एक लंबी तारीख है, मुख्तसरन में बयान कर दूं। जब आप अपने वर्कर्स को जो आपके कहने पे चढ़ दौड़ें GHQ पे, जो आपके कहने पे घुस जाएं एयरबेस में, जो आपके कहने पे तहस नहस कर दें कोर कमांडर का घर, उनको आप अगर ये कहेंगे कि ये हमारे लोग नहीं हैं और फिर थोड़े वक्फे के बाद आप कहेंगे ये तो एजेंसियों के लोग थे, तो वो क्यों निकलेंगे आपकी कॉल पर? नहीं निकलेंगे। और फिर सबसे पहले भागने वाले ये पार्टी लीडर्स ही हैं। एनीवे, ये तो साबित हो चुका ना।
अब फिर माफियाँ तलाफियाँ, ये बेपनाह लंबी गुफ्तगू है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए जनाब, दूसरा जो बड़ा इशू है इस वक्त उनके पास, जिसके साथ वो फिर मीडिया से खेल रहे हैं, वह डील, बातचीत। ये दो इशू है ना। मुखालफिन कह रहे हैं कि किसी डील की तवक्को न रखें, कोई डील वील नहीं मिलनी है आपको। वो कह रहे हैं जनाब हमारी बातचीत का अमल तो बैकडोर चैनल खुले हुए हैं, हमारी बातचीत हो रही है। फौज कह रही है वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो हु द हेल यू आर। सियासी हुकूमत ने कहा हमने तो आपको पहले भी कहा था, आपने 3 राउंड किए, चौथे राउंड पे आप भाग गए, आपकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है, आपके लीडर का कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह के आप बयानबाजी करेंगे, इस तरह के आप स्टांसेस लेंगे जो सुबह और शाम के दरमियान में डिजॉल्व हो जाए, तो आपकी क्रेडिबिलिटी सीरियस हो जाएगी। इरफान सिद्दीकी क्या कहते हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। से आपको लगता है कि डील हो रही है और इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है? देखिए, कत्तन कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि जिन्होंने ये देनी है या उसको फौजी क़यादत देगी या उसको सियासी क़यादत देगी, दोनों इसके बारे में कोई रियायत देने पर आमादा नहीं है। वजह, जिस हुकूमत से आप अब बातचीत पर आमादा हुए हैं, आप 2 साल तक लोगों को कहते रहे ये चोर हैं जी, ये डाकू हैं, बल्कि 2 साल नहीं 4 साल इक़्तिदार के भी डाल लें। 6 साल से आप लोगों को कह रहे थे चोर हैं, डाकू हैं, इन्हें छोड़ूंगा नहीं, इनके ऊपर मुकदमे बनाऊंगा, इन्हें सजाएं दूंगा। एक, फिर उसके बाद फौज के हवाले से आपने उन्हें पहले कहा ये गद्दार है, फिर आपने कहा इन्होंने मेरी हुकूमत का खात्मा किया, फिर आप यहाँ बाज नहीं आए, आपने कहा ये मीर जाफ़र है, ये मीर सादक है, यहाँ भी बाज नहीं आया, फिर आपने कहा मैं कब्र तक नहीं छोड़ूंगा। वो अल्लाह के वास्ते जिनके बारे में आपके ये इरशादात थे, उनसे आप कह रहे हैं कि वो आपको डील देंगे। लिहाजा मिलिट्री क़यादत ने क्या किया, एक खत लिखा, दूसरा खत लिखा, तीसरा लिखा, चौथा भी लिखने वाले थे। क्या कहा उन्होंने? उनका वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू रीड एनी लेटर फ्रॉम यू, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू रिसीव एनी लेटर फ्रॉम यू, इवन इफ वी रिसीव वी विल थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। ये बात अनाउंस्ड नोन है या नहीं जी? फिर भी आप उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए कि नहीं नहीं उन्हीं से मिलेगा। असल में परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि जो फैज़ हमीद का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, यानी जो कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसमें बहुत खदशात छुपे हुए हैं, ख़ास तौर से PTI और खान साहब के लिए। चलिए बुखारी साहब, तवक्को करते हैं कि PTI कुछ अपने रवैये में तब्दीली लाई, हट दर्मी छोड़े और हुकूमत भी कुछ लीनियंसी दिखाए ताकि ये पॉलिटिकल डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर यहीं से आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इसराइल का गाज़ा में अभी भी जारियत जो है वो जारी है, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। अच्छा बुखारी साहब, गाज़ा की पट्टी को 3 हिस्सों में तकसीम करने का इसराइल का जो मंसूबा है वो मंजर आम पर आ गया है। बुखारी साहब, क्या लगता है वो इस मंसूबे में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ख्वाब देखने में, ख्वाहिशात करने पर तो कोई पाबंदी है नहीं जी, लेकिन गज़ा की तकसीम पर ना फ़लस्तीनी क़यादत राज़ी है, ना यूरोप राज़ी है, ना मिडल ईस्ट राज़ी है, ना ईरान राज़ी है, ना हमास राज़ी है, ना अमेरिका राज़ी है। जिस लीडर ने बयान दिया है उसने या 2 रियासती हल की बात की है जी, और किसी एक ने अब तक इशारा इस तरफ नहीं किया। बिलाखिर जो ट्रंप ने कहा था उसमें भी उन्होंने इम्प्रोवाइज़ कर लिया कि नहीं नहीं मैं तो चाहता था कि इस खत्ते को मैं आसमान पे ले जाऊँ वगैरह वगैरह। तो तकसीम की बात करना ये सिर्फ नेतन्याहू का एक खौफनाक ख्वाब हो सकता है, वो सिर्फ खुद ही देख के उससे खुश हो सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर आप सामने रखें तो गज़ा तकसीम नहीं होगा, ना ही किसी के बाप में जुर्रत है कि वो इसको तकसीम कर सके। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हर गुज़रते दिन के साथ आपने देखा कि फ़लस्तीन के मामले पर और ख़ास तौर से गज़ा के मामले पर जो इंटरनेशनल ओपिनियन है उसमें तब्दीली आ रही है जी। आप तफसील से हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। आप बता रही थी मुझे भी ब्रेक में कि बरतानिया के अंदर जो मुजाहरा हुआ है आज, वो उसकी थोड़ी बहुत तफसील आप उनके साथ शेयर करें तो मैं फिर आगे कमेंट करता हूँ। जी बुखारी साहब, बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हमायत में नकबा मार्च किया गया है। हज़ारों अफराद जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के 77 साल मुकम्मल होने पर बरतानिया में हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए नकबा मार्च में शिरकत की है। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीन आज़ाद करो, इसराइल का जुल्म बंद करो और बरतानिया इसराइल को हथियार देना बंद करे जैसे नारे दर्ज थे। ना बरतानिया तो मतलब है बड़ा भाई है ना इसराइल का जी, लेकिन आप वहाँ देखें क्या मुतालबात हो रहे हैं और कितनी तादाद में लोग पहली दफ़ा नहीं निकले हैं।
ये मेरे ख्याल से कोई 50वां मार्च है जो बरतानिया में हुआ है। इसी तरह दुनिया के जितने कैपिटल्स हैं वहाँ पर अवाम, आलमी राय आमा इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर, ये याद रखें जी। अवाम, आलमी राय आमा जिस बरकरफ्तारी से फ़लस्तीनियों के हक़ में गई है, ये मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी जीत है। रहा गज़ा की तकसीम का सवाल, तो मैंने जैसा कहा कि ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये ना हमास होने देगी, ना मिडिल ईस्ट की लीडरशिप होने देगी, ना ही ईरान होने देगा। हम खुद भी, पाकिस्तान भी 2 रियासती हल की हद तक तो राज़ी हो गए हैं, लेकिन इस किस्म की किसी तकसीम के हवाले से तसव्वुर करने के लिए भी हम लोग तैयार नहीं हैं। लेकिन बुखारी साहब एक खदशा है कि ये सारे पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, सारे अरब ममालिक, इवन अमेरिका, ये सब यहीं पर थे जब इसराइल गज़ा में लोगों को मार रहा था, और इतने 80% ऑफ द गज़ा इज़ ऑलरेडी किल्ड बाय द इसराइल। देखिए, गुजारिश ये है कि इस्लाम दुश्मनी जो है उसके बारे में तो हम अगर उसको मौजू लेके चलेंगे तो कई प्रोग्राम हमें करने पड़ेंगे। उसमें अमेरिका भी है, उसमें यूरोप भी है, वो तो एक अलग कहानी है बिल्कुल। लेकिन ये इसराइल के हवाले से इन्हीं तमाम मुल्कों के बीच में, जैसा मैंने कहा कि राय आमा का प्रेशर बढ़ रहा है। अगर आपको याद हो जो रिसेंट स्टेटमेंट्स हैं मैक्रोन के, जो फ्रांस भी तो बहुत बड़ा सपोर्टर था ना इसराइल का, फ्रांस ने भी तो बेपनाह असला दिया हुआ है ना, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो मंसूबा है नेतन्याहू का वो शर्मनाक है। ये आपके सामने अल्फाज हैं। और ये उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भूख को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है नेतन्याहू, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और जो गोतरेस हैं, जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने कहा जो कुछ इसराइल और नेतन्याहू गज़ा में कर रहे हैं ये नाकाबिल बयान है, ये बयान भी नहीं हो सकता। जब इतनी बरकरफ्तारी से इंटरनेशनल ओपिनियन इस तरीके से इमर्ज कर रही हो, तो वहाँ नेतन्याहू के लिए बहुत जल्द अपनी मर्ज़ी का सब कुछ करना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। जी बुखारी साहब, मुझे भी उम्मीद है कि इसराइल जितनी भी कोशिश कर ले वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, और गाज़ा बिल आखिर अपने मकसद में कामयाब होगा, क्योंकि अब पब्लिक ओपिनियन भी जो है वो गाज़ा के हक़ में बहुत तेज़ी से शेप कर रही है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।